नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बोधिसत्व पीसीएस में। आज हम पढ़ेंगे महेश बर्णवाल जी की जो बुकलेट आती है भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें 12 क्लास तक की जो भी इकोनॉमी की बुकलेट है, इकोनॉमी की बुक है एनसीईआरटी का, उसका सार संग्रह समाहित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स है और जो आप तक अभी तक जो आपने फैक्ट्स नहीं जाना होगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप जानने वाले हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। हाँ, यदि आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आता है, आपको नया कुछ सीखने को मिलता है, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और भी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाइक बैंकिंग सिस्टम हो गया, और इसमें जो आपका फिजिकल पॉलिसी हो गया, और इसके बाद आपका जो आता है इकोनॉमिक से मतलब रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं लाइक नेशनल इनकम कैलकुलेशन इत्यादि सब के बारे में मैं जो है एक एक करके वीडियो बना दूंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन इस बार 67वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, तो आप इससे जो है इसके इम्पोर्टेंस का अनुमान लगा सकते हो। ये यदि आप बीपीएससी के अन्य जैसे 68वीं बीपीएससी या किसी अन्य के लिए भी तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और हम भी मोटिवेट हो सके। देखिए, ये चैप्टर है गरीबी और बेरोजगारी से रिलेटेड। आज हम पढ़ेंगे गरीबी और इसके सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे बेरोजगारी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले गरीबी को डिफाइन करना आवश्यक है कि गरीबी जो है एक्चुअली है क्या। ठीक है, यदि जनरली वे में कहा जाए, जनरल वे में, तो यह एक आर्थिक एवं सामाजिक वंचना की स्थिति है। ठीक है, वंचना बोले तो आपकी कमी से इसका अनुमान लगा सकते हो। ठीक है, सामाजिक और इकोनॉमिक के स्टेटस में जब कमी होती है, किसी की लो होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो व्यक्ति होता है ना अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, और ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं पुअर। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं गरीब। तो इसको आराम से आप डिफाइन कर सकते हो कि गरीबी जो है आर्थिक एवं सामाजिक वंचना की स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति जो है अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत के एक महत्वपूर्ण इकोनॉमिस्ट हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन। इन्होंने जो है गरीबी क्षमताओं का अभाव है ऐसा कहा था। गरीबी क्या है? क्षमताओं का अभाव है। आपके पास क्षमता नहीं है कि आप अपने लिविंग स्टैंडर्ड को ऊंचा कर सको, आप अपने जीवन में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सको साधनों के अभाव में, तो ऐसी स्थिति में आप गरीब कहे जाओगे। ठीक है, इन्होंने वास्तविक गरीबी की संकल्पना दी है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये दे सकता है, पूछता है कि जैसे आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन जो है काफ़ी घुमा सुमा के पूछता है, कई सारे फैक्ट्स का समाकलन पूछता है एक ही प्रश्न में। तो ऐसे पूछ सकता है कि या सीधे सीधे पूछे जैसे बीपीएससी में कि वास्तविक गरीबी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो आपको पता होना चाहिए अमर्त्य सेन जी ने दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए एक और कॉन्सेप्ट है बहुआयामी निर्धरता सूचकांक, बोले तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसमें जो है शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर से जुड़े 10 मानकों का प्रयोग किया जाता है गरीबी को मापने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से बीपीएससी का काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। काफ़ी बीपीएससी जो है कई बार जो है इसे प्रश्न पूछ चुका है कि बहुआयामी निर्धरता सूचकांक में शामिल होते हैं क्या क्या, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। ठीक है, इसमें इसी से रिलेटेड इसके सब पार्ट है। इसमें 10 मानकों का प्रयोग जो है किया जाता है। मुख्यतः क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, अब बात करी जा रही है कि मान लीजिए कि एक देश है जिसका जैसे इंडिया हो गया, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए कि 11% या 12% का ऑन एवरेज से चल रहा है प्रति वर्ष जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, लेकिन इंडिया की 40% जनसंख्या जो है अभी भी गरीब है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इंडिया जो है काफ़ी विकसित देश है? नहीं। देखिए, समृद्धि और विकास में अंतर है। समृद्धि एक ऐसा देखा जाए तो आंकड़े का बढ़ोतरी है, जैसे जीडीपी ग्रोथ हो गया, ये सारी चीज़ें, क्योंकि जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसमें औसत जो है निकाला जाता है। अब देखिए, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, यदि आप बीपीएससी की तैयारी भी करना स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आपके लिए बहुत सेगमेंट है, बहुत बढ़िया सेगमेंट होने वाला है, बहुत बढ़िया वीडियो होने वाला है। मान लीजिए कि एक ए है और दूसरा जो है बी है, 2 आदमी रहते हैं आपके परिवार में। ठीक है,
ए की आय है 2,000 रुपये प्रति माह, ठीक है, और बी जो है कुछ नहीं कमा रहा है, ठीक है। तो यदि कोई कहे कि इस परिवार की औसत आय कितनी है, तो 2,000 प्लस 0/2 डेट विल बी इक्वल टू 1,000 रुपी, ठीक है। तो ऐसा कोई व्यक्ति कह सकता है कि इस परिवार की जो है प्रति व्यक्ति मासिक आय जो है 1,000 रुपया है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखो ना कि बी तो कमा ही नहीं रहा है, फिर भी बी को ऐसा लग रहा है लोगों को ऊपरी तौर पे देखने में कि बी जो है 1,000 रुपया प्रति माह कमा रहा है। तो यही जो है आर्थिक समृद्धि में यही दिक्कतें आती हैं। आर्थिक समृद्धि का ये मतलब नहीं हुआ कि वह देश पूर्ण तरह विकसित है। जैसे इंडिया जो है कभी 2008-9 में जो है काफ़ी 8% 9% के जीडीपी ग्रोथ रेट से बढ़ रहा था, लेकिन अभी भी अप्रॉक्स इसका माना जाए तो 22% जनसंख्या जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है, गरीब है। तो क्या कहा जा सकता है कि इंडिया विकसित है? नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो इसमें इसका जो कंसेप्ट है ये देख लेते हैं। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना फ्रेंड। देखिए, ऐसा तभी इसमें कहा गया है कि जो आर्थिक समृद्धि है यह विकास में तभी परिवर्तित होती है जब निर्धनता का उन्मूलन आरंभ हो जाता है या प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा, मान लीजिए ए और बी, तो पूर्णतः दोनों को धनी इस तब माना जाएगा जब ए के साथ साथ बी भी कमाने लगे, ठीक है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी फ्रेंड। जाइए थोड़ा सा इसमें, ठीक है। अब देखिए, नीति आयोग जो हमारे राष्ट्र में जो संस्थापित नई संस्था है नीति निर्धारण से रिलेटेड, तो नीति आयोग के अनुसार जीवित रहने के लिए किस तरीके से ये गरीबी का आकलन करती है। जीवित रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए और दक्षता के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ण करने का अभाव ही गरीबी है। जीवित रहने के लिए इसमें आपका भोजन हो गया, स्वस्थ रहने के लिए आपका पोषण हो गया, और दक्षता में आपका आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये 3 आंकड़ों के आधार पे जो है नीति आयोग जो है गरीबी को मापता है, और यदि कोई व्यक्ति इन तीनों को पूर्ण करने में ये सक्षम नहीं है, उसको अभाव हो रहा है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि वह गरीब है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब गरीबी के कितने प्रकार होते हैं। गरीबी को 2 तरीके से मापा जाता है, एक निरपेक्ष गरीबी और दूसरा जो है सापेक्ष गरीबी, ठीक है। इसका कलर चेंज कर लेता हूं मैं, वाइट कर लेता हूं ताकि कंट्रास्ट हो और हमें समझने में आसानी हो। निरपेक्ष गरीबी का इंग्लिश होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एंड सापेक्षिक गरीबी का मतलब होता है रिलेटिव पॉवर्टी, ठीक है। अब देख लेते हैं एक एक करके दोनों में कि निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी में क्या क्या अंतर है। देखिए, निरपेक्ष गरीबी की बात करी जाए, अर्थात एब्सोल्यूट पॉवर्टी, मतलब कोई गरीब है तो गरीब है, ठीक है। इसमें जो है मनुष्य के बुनियादी आवश्यकताओं का अभाव होता है, ठीक है। मान लीजिए बुनियादी आवश्यकता हो गया आपका शिक्षा, आपका स्वास्थ्य, और ये हो गया आपका भोजन। यदि मान लीजिए इसको कपड़ा भी मान लिया जाए, मकान भी मान लिया जाए, बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये जो बेसिक नीड्स है, यदि कोई इसको पूरा नहीं कर पाता है, तो यही बुनियादी आवश्यकताओं का अभाव जो है उस मनुष्य को गरीब कहलाएगा, ठीक है। यदि इन बुनियादी आवश्यकताओं का अभाव हो रहा है किसी मनुष्य को, तो वह गरीब कहलाएगा। और कैसा गरीब कहलाएगा? एब्सोल्यूट पुअर बोला जाएगा उसे, ठीक है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी उसे कहा जाएगा। इसे मापने के लिए भारत में जो है, इसे मापने के लिए भारत में निर्धनता रेखा की अवधारणा जो है विकसित करी गई है, ठीक है। इसमें जो है इस प्रतिमान का प्रयोग जो है, अर्थात एब्सोल्यूट पॉवर्टी का प्रयोग, यहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन इस तरीके से अराइज कर सकता है कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो आर वायर्ड ने दिया 1945 में। ये एफएओ के महानिदेशक थे, ठीक है। इन्होंने ही एब्सोल्यूट पॉवर्टी का जो है कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे देख लेते हैं कि रिलेटिव पॉवर्टी अर्थात सापेक्षिक गरीबी से क्या मतलब है। देखिए, कभी भी कोई आप टर्म पढ़ो, चाहे वो साइंस में हो या इकोनॉमी में हो या किसी भी सब्जेक्ट में हो, तो कभी कभी शब्द ही अपने आप में परिभाषा को समाहित किए रहता है। तो यहाँ पे सापेक्षिक का मतलब क्या होता है? सापेक्षिक का मतलब यही कहा जा सकता है ना कि इसमें तुलना की जाती होगी, इस गरीबी को मापने के लिए तुलना की जाती होगी। तो इसका सही अर्थ ये हुआ, मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो है व्यक्तियों की आय, जीवन स्तर आदि की तुलना की जाती है,
ठीक है। तो सापेक्षिक वहीं जबकि निरपेक्ष गरीबी में यदि कोई व्यक्ति अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है तो उसे निरपेक्ष गरीबी में कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पे सापेक्ष गरीबी में एक दूसरे का जो है कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। और इसको मापने के लिए सापेक्ष गरीबी को मापने के लिए लॉरेंज और गिनी गुणांक विधियों का प्रयोग किया जाता है। लॉरेंज वक्र जो है हमेशा एग्जाम में पूछता है। गिनी गुणांक अर्थात गिनी कोएफिशिएंट से भी क्वेश्चन अराइज होते हैं, तो पहले इसे समझ लेते हैं लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक क्या है। देखिए, लॉरेंज वक्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि एक परिवार में दो व्यक्ति है और एक जो है 2000 रुपये कमा रहा है, एक नहीं कमा रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ यदि औसतन देखा जाए तो दोनों कमा रहे हैं, लेकिन कंसंट्रेशन एक ही के पास है, एक ही ज़्यादा कमा रहा है और एक तो कमा ही नहीं रहा है। तो लॉरेंज वक्र जो है यही विषमता मापती है, ठीक है। 1905 में मैक्सवेल लॉरेंज के द्वारा यह लॉरेंज वक्र विकसित किया गया था। यह वक्र निरपेक्ष समानता रेखा के जितना पास होगा, आय की असमानता उतनी ही कम होगी। जैसे देखिए, ये प्लॉट लगाया गया है राइट एंगल ट्रायंगल अर्थात समकोण का। तो ये जो लाइन है ना, जो 45 डिग्री पे ये है, ठीक है, 45 डिग्री पे, तो इसे बोलते हैं लाइन ऑफ इक्वालिटी, समानता रेखा, ठीक है। और ये जो वक्र बनाया गया है इसे बोलते हैं लॉरेंज कर्व, ठीक है। और नीचे इसके एक्स एक्सिस पे जो है क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ पीपल फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट इनकम को प्लॉट किया जाता है, जबकि वहीं इसके वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ इनकम अर्न किया जाता है। मतलब कहने का मतलब कितना % लोगों के पास कितना इनकम हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो लॉरेंज वक्र है यह लाइन ऑफ इक्विटी के जितना नज़दीक होगा उस समाज में जो है आय विषमता उतनी ही कम होगी, और यह जितना नीचे जाएगा उसमें आय विषमता जो है उस समाज में उतनी ही अधिक होती जाएगी। आई होप कि आपको लॉरेंज वक्र का कंसेप्ट समझ में आ गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गिनी कोएफिशिएंट, ठीक है। गिनी कोएफिशिएंट का मतलब होता है गिनी गुणांक, ठीक है। तो इसमें जो होता है कि लॉरेंज वक्र द्वारा प्रदर्शित आर्थिक विषमता को गणितीय मान दिया जाता है, ठीक है। और इसी गणितीय मान को हम गिनी गुणांक कहते हैं। इसका न्यूनतम मूल्य 0 है तथा अधिकतम मूल्य जो है 1 है। कहने का मतलब ये हो गया कि यदि इसका मान जो है 0 आता है तो उस समाज में जो है आय विषमता, इसको बोलते हैं आय विषमता, उतनी ही कम होगी, मतलब ना के बराबर होगी, नहीं है। और यदि 1 है तो उस समाज में जो है आय विषमता जो है सबसे अधिक है, ठीक है। मतलब समाज का टोटल जो आय है किसी एक के पास कॉन्सेंट्रेटेड है, जैसा कि हमने फैमिली का उदाहरण लिया था पहले, ए और जिसमें ए और बी जो है दो सदस्य थे, ठीक है। अब जो है गिनी कोएफिशिएंट निकाला कैसे जाता है इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसमें जो होता है ये जो निरपेक्ष समता रेखा होती है और लॉरेंज वक्र के बीच का एरिया को यदि इस लॉरेंज वक्र के नीचे के एरिया से डिवाइड किया जाता है, और मतलब लॉरेंज वक्र का नीचे का एरिया प्लस इसको मतलब टोटल त्रिभुज के एरिया से डिवाइड किया जाता है, तो ये गिनी कोएफिशिएंट हमें प्राप्त होता है। तो आप देख रहे हो ना, ये हो गया आपका गिनी कोएफिशिएंट इक्वल टू एरिया ऑफ ए का रेशियो है एरिया ऑफ ए प्लस एम, ठीक है। एरिया ऑफ ए को जब एरिया ऑफ ए प्लस एम से डिवाइड किया जाएगा तो आपको गिनी कोएफिशिएंट का मान निकल जाएगा। अब बात कर लेते हैं गरीबी का दुष्चक्र। गरीबी का दुष्चक्र क्या है? देखिए, गरीब व्यक्ति वही होता है जो गरीबी में पैदा होता है और या किसी कारणवश वह गरीब हो जाता है। तो गरीबी ऐसी दुष्चक्र है कि एक व्यक्ति यदि गरीब हो जाए तो वह क्यूमुलेटिव इफेक्ट होते जाता है उसके साथ गरीबी का, और अंततोगत्वा वह गरीबी में ही मर जाता है। कहने का मतलब कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति ए जो है वह पुअर है, तो पुअर है तो क्या होगा, उसके पास जो बेसिक नीड्स की हम बात कर रहे हैं उसको फिल करने के लिए उसके पास जो है साधन नहीं है, तो वो क्या होगा, वह मल न्यूट्रिशन का शिकार होगा, कुपोषित होगा तो मान लीजिए वह बीमार हो जाएगा, बीमार होगा तो वह
अपने स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके पास इनकम नहीं है। स्वास्थ्य भी एक बेसिक नीड में आता है ना, तो इसको पूरा करने के लिए वो क्या करेगा, कहीं से धन उधार लेगा। यदि धन उधार लेगा तो उसका ब्याज उस पर चढ़ेगा। तो ऐसा ही इसी को समझाने के लिए बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति गरीब हो जाता है ना, तो उसकी हर एक आवश्यकताओं की यदि पूरा करने की, बेसिक नीड्स को भी पूरा करने की कोशिश करता है, तो वह गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है प्रोफेसर रेगनर नक्शे ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, प्रोफेसर रेगनर नक्शे ने किया था। ये नक्शे के ऊपर रेफ है। ठीक है, इसके अनुसार गरीबी का कारण ही गरीबी है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में बताया कि कोई व्यक्ति गरीब है, इसका मतलब कि वह गरीब है, इसलिए वह गरीब है। ठीक है, तो गरीबी का दुष्चक्र हमने समझ लिया। अब देख लेते हैं कि गरीबी रेखा को मापा कैसे जाता है, कि मतलब कि हम किस तरीके से किसी को कह सकते हैं, या हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में कितने % लोग जो हैं गरीब हैं, या कितने % लोग जो हैं धनिक हैं। ठीक है, यह रेखा जो है गरीबी रेखा निर्धारित की जाती है। यह रेखा जो है प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय को व्यक्त करती है। ठीक है, कि यदि कोई व्यक्ति जो है औसत मासिक व्यय जो है कितना कर पाता है, एक निर्धारित रेखा हो गई, मान लीजिए ए और बी, इसमें को निर्धारित किया जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति 200 रुपया, ये अपर लाइन होती है, जैसे एग्जाम में कट ऑफ लाइन होती है ना, कट ऑफ पॉइंट, तो इसी तरह यह कट ऑफ पॉइंट होता है कि मतलब कोई व्यक्ति यदि 200 से ऊपर खर्चा कर रहा है प्रति माह, प्रति व्यक्ति, तो वो क्या हो गया, वो आपका रिच हो गया, मतलब ये गरीब नहीं है। ठीक है, और इसके नीचे यदि कोई कर रहा है 200 रुपये से कम, तो वह पुअर है। ठीक है, तो गरीबी रेखा क्या है, यह रेखा प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय को व्यक्त करती है, जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, लाइक अ कट ऑफ पॉइंट, जैसा कि मैंने पहले बताया। ठीक है, अब निर्धनता रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या के प्रतिशत को व्यक्ति गणना अनुपात अर्थात हेड काउंट रेशियो अर्थात निर्धनता प्रभाव अनुपात भी कहा जाता है। तो व्यक्ति गणना अनुपात किसे बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत ही व्यक्ति गणना अनुपात है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं, आगे देखते हैं। इसको स्क्रॉल करने में दिक्कत हो रही है फ्रेंड्स, एडजस्ट कीजिएगा आप। देखिए, अब आगे इसमें बताया गया है कि गरीबी रेखा गणना का कार्य ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है। तो यदि कोई पूछे कि गरीबी रेखा गणना अर्थात हेड काउंट रेशियो किसके द्वारा संचालित किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। किसके सहायता से, राज्यों के सहायता से। ठीक है, राज्यों के सहायता से। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए कितना जो भी एनसीईआरटी का सार है ना, आपको मिल रहा है काफी कम समय देने के बाद ही। ठीक है, अगर आप छठी कक्षा से 12वीं कक्षा तक की एनसीईआरटी पढ़ने बैठ जाओ तो कई महीने लग जाएंगे। तो इसमें आगे बताया गया है कि भारत में इसका अनुमान जो है आय स्तर के बजाय उपभोग व्यय पर आधारित है, कि कोई व्यक्ति प्रति माह कितना व्यय करता है, इस आधार पे जो है गरीबी रेखा की गणना की जाती है। गरीबी रेखा की गणना किसके द्वारा की जाती है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, राज्यों के सहयोग से। ठीक है, इसमें आगे बताया गया है कि वर्तमान में गरीबी रेखा का आकलन जो है नीति आयोग के टास्क फोर्स के द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के अंतर्गत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण NSS के द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, वहां पे गणना की जाती है कि कितने लोग हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो निर्धारित रेखा है गरीबी रेखा, इसका आकलन जो है नीति आयोग की टास्क फोर्स के द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पे किया जाता है। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए मित्र। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि भारत में गरीबी का अनुमान किस तरीके से किया गया है। ठीक है, तो देखिए, आपने जब स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ा होगा और उसमें अंग्रेजी हुकूमत का भारतीय अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ा होगा, तो मतलब कहने का मतलब जब आप भारत का इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता बाद जो है गरीबी अनुमान में काफ़ी अंतर आया।
जहां स्वतंत्रता पूर्व दादाभाई नौरोजी ने वर्ष 1867 और 68 के आधार के मूल्य के आधार पर आधार मूल्य माना था, जैसे अभी 2011-12 माना जाता है ना, वैसे ही दादाभाई नौरोजी ने 1867-68 माना था। इस आधार मूल्य के आधार पे 16 से 35 रुपया जो है इन्होंने अनुमान लगाया था, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। निर्वाह या न्यूनतम आहार आवश्यकताओं के लागत पर आधारित था, ठीक है। इन्होंने इसको किस पे निर्धारित किया था? निर्वाह या न्यूनतम आहार आवश्यकताओं की लागत पे इन्होंने यह गरीबी रेखा का निर्धारण किया था, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या कि राष्ट्रीय योजना समिति, राष्ट्रीय योजना समिति जिसकी स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में करवाई थी 1938 में। इसने जो है गरीबी रेखा का आकलन जो है 15 से 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय जो है प्रति माह माना था, ठीक है। इसमें पोषण संबंधी आवश्यकताओं को भी शामिल किया गया था। जबकि बॉम्बे योजना, बॉम्बे प्लान 1944 में आया था। इसमें 75 रुपये प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष का निर्धारण किया गया, ठीक है। तो आपने समझ लिया दादाभाई नौरोजी, राष्ट्रीय योजना समिति। हमेशा यहाँ से प्रश्न जो है अराइज होता है, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बॉम्बे योजना, बॉम्बे प्लान से भी प्रश्न अराइज होता है, तो माइंड इट माय डियर फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है यह, और आपके ज्ञान वर्धन में जो है यह काफ़ी सहायता कर सकता है, ठीक है। फिर होती है हमारी स्वतंत्रता 1947 में। उसके बाद जो है पहली बार जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था, तो उसका पहला लक्ष्य पहला यही था कि जो हमारे पास जो बेसिक नीड्स है ना, इसको फुलफिल करने के लिए जो पहले जो है प्लान बनाया जाए, पहले भोजन को देखा जाए, उसके बाद हम इंडस्ट्री या किसी अन्य सेक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्वतंत्रता पश्चात जो है DR गॉडगिल समिति जो योजना आयोग के द्वारा स्थापित करी गई थी 1962 में, इसमें जो है प्रति व्यक्ति प्रति माह 20 रुपये जो है उपभोग व्यय माना गया, ठीक है। इसमें न्यूनतम कैलोरी खपत 1971 में शामिल किया गया डांडेकर रथ फार्मूला के अंतर्गत। इसके बाद ये तो DR गॉडगिल फार्मूला कोई मतलब अलग था, अब आता है डांडेकर रथ फार्मूला। तो ये याद रखिएगा, सन पूछता है, 1971 में हुआ था, NSS के आंकड़ों पर आधारित था। इसमें ग्रामीण प्लस शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए 2250 कैलोरी जो है प्रति डे जो है पोषण निर्धारित किया गया, ठीक है। उससे कम वाले गरीब माने जाते थे, ठीक है। फिर आता है 1979 का साल। वाईके अलग समिति ने आधार वर्ष माना 1973-74। इसमें जो है ग्रामीण और अर्बन एरिया के लिए अलग अलग कैलोरी मान निर्धारित किया। जहां ग्रामीण के लिए 2400 कैलोरी प्रति डे निर्धारित किया, वहीं ये शहरी के लिए 2100 कैलोरी प्रति दिन जो है निर्धारित किया गया था वाईके अलग समिति के द्वारा। जबकि डांडेकर रथ फार्मूला में क्या था, ये क्यूमुलेटिव था, मतलब ग्रामीण और शहरी को दोनों को शामिल किया गया था, लेकिन वाईके अलग ने 1979 में जो है इन दोनों को अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब फिर आते हैं DT लकड़ावाला समिति जो 1993 में अपनी गठित की गई थी, अपनी रिपोर्ट दी। इसने जो है मुद्रास्फीति के साथ मूल्य स्तर का भी समायोजन किया, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर वर्कर के लिए अलग अलग निर्धारित किया। तो आपसे कोई पूछे कि CPIW और CPAL जो है किस समिति के द्वारा सुझाया गया था, तो DT लकड़ावाला समिति 1993 के द्वारा, ठीक है। अब बात आती है 2009 की। तो सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन होता है। इन्होंने गरीबी को बहुआयामी माना, अर्थात मल्टी डायमेंशनल माना, और गरीबी रेखा टोकरी के आधार पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखाओं का जो है गणना किया। देखिए, इनका जो प्रपोजल था ना, इनका जो सुझाव था काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा, क्योंकि इन्होंने जो है रूरल इंडिया के लिए प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग जो है 1816 रुपया माना, जो डेली लगभग 27 रुपया 20 पैसे के बराबर था, ठीक है। वहीं शहरी इंडिया के लिए अर्थात अर्बन इंडिया के लिए इन्होंने प्रति व्यक्ति मासिक व्यय जो है 1000 रुपये माना, जो डेली के हिसाब से यदि कैलकुलेट किया जाए तो 33 रुपया 3 पैसे के बराबर था, ठीक है। तो यहीं इन आंकड़ों पे जहां गरीबी, रूरल गरीबी जो है 25.7% है, वहीं शहरी गरीबी की बात करें तो 13.7% है, और यदि संपूर्ण भारत का आकलन करें तो 21.9% जो है भारत में गरीबी है।
ठीक है। इनका इसलिए कंट्रोवर्शियल ये सजेशन रहा क्योंकि लोग कहते थे कि भैया इन्फ्लेशन इतना है, कोई व्यक्ति कैसे 27 रुपया में डेली अपना पोषण कर सकता है, ठीक है, डेली अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, या शहर में ही 33 रुपया में तो एक प्लेट खाना भी नहीं मिलता, तो पोषण की बात तो दूर ही कीजिए, ठीक है। तो इस लिहाज से इन्होंने एनएसएस के आंकड़ों का प्रयोग किया था। काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा, काफ़ी आलोचना भी हुई थी। प्रेजेंट जो गवर्नमेंट थी, मतलब यूपीए की सरकार थी, ठीक है, यूपीए की सरकार की काफ़ी आलोचना हुई, और ये तेंदुलकर समिति की भी काफ़ी इस आंकड़ों के आधार पर आलोचना करी गई थी। अब बात आती है 2014 की, सी रंगराजन समिति की, जिसका गठन जो है 2012 में किया गया था, और जो है 2014 में इन्होंने रिपोर्ट दिया था। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो तेंदुलकर समिति था उसका गठन जो है 2004 में किया गया था, और इन्होंने 2009 में रिपोर्ट जारी किया, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रति व्यक्ति इन्होंने जो है अब बात आती है रंगराजन समिति की, इन्होंने प्रति व्यक्ति मासिक व्यय को जो है ऊंचा कर दिया, जो कि उसमें पहले वाले में तेंदुलकर समिति में काफ़ी कम था, और कैलोरी के साथ साथ इन्होंने प्रोटीन और वसा को भी डेली उसमें आवश्यकता में इन्होंने शामिल किया। तो इन्होंने रूरल जो है ग्रामीण उपभोग जो है 972 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह माना, और वहीं अर्बन जो है 1407 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह माना। कहने का मतलब है एमपीसी प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय, ठीक है, यदि इससे 972 रुपये से व्यक्ति ग्राम में या ग्रामीण एरिया में 972 रुपये से कम खर्चा करता है, इसका मतलब वह गरीब है। और यदि शहरी क्षेत्रों की बात करें तो यदि 1407 रुपये से कम खर्चा करता है, इसका मतलब कि वह गरीब है। तो ग्रामीण एरिया में इसके अनुसार गरीबी थी 30.9%, वहीं शहरी एरिया में 26.4%। तो संपूर्ण भारत का ये औसत देखा जाए तो ये 29.9% अर्थात लगभग 30% के आसपास बैठता है। तो रंगराजन समिति 30% का सुझाव देती है कि 30% लोग गरीब हैं, वहीं तेंदुलकर समिति 21% का सुझाव देती है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन जो है यहाँ से ऐसे इस तरीके से पूछ देता है। अब भारत में गरीबी का स्तर देख लेते हैं। आधार वर्ष 2011-12 में गरीबी स्तर जो है 21.9% जो है पाया गया। एनएसएसओ के गरीबी के 68वें चक्र के अनुसार जो 2013 में कैलकुलेट किया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से यह चैप्टर जो है अब समाप्त होता है। आई होप कि आपको जो है, देखिए इसमें बहुत सारे सेगमेंट है। अब गरीबी का कारण क्या है हम ये पढ़ सकते हैं, जो कि मेंस का टॉपिक है, और इसको उन्मूलन करने का जो भी प्लान बनाया गया था सरकार के द्वारा, ठीक है, और जो भी पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए जो भी प्लान बनाया गया था सरकार के द्वारा, उन अलग अलग प्लान्स के बारे में भी हम देख सकते हैं इस चैप्टर में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन हमने इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात करी कि ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाए, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो का कंटेंट समझ में आया होगा, और यदि अच्छा लगा होगा तो नीचे कमेंट करके बताओ, ताकि हमें मुझे लग सके कि आप मेरे साथ इन्वॉल्व हो, ठीक है, और हम और अधिक से अधिक कार्य आपके लिए कर सकें। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।